तारीख थी 13 जुलाई 2026। स्पेन की एक लेबोरेटरी में बैठी एक एस्ट्रोनॉमर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उन स्पेक्ट्रल लाइंस को घंटों से घूर रही थी जो पिछले कई हफ्तों से उन्हें नींद नहीं आने दे रही थी। सामने था एक ग्राफ, बेहद पतली, बेहद कमजोर रेडियो सिग्नल्स का ढेर, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल केंद्र से हजारों प्रकाश वर्ष दूर से आ रही थी। और जब आखिरकार उन 12 लाइंस का मिलान हुआ तो जो नतीजा सामने आया उसने पूरी एस्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया को हिला दिया। वहां तारों के बीच खाली समझी जाने वाली जगह में एक असली शुगर मॉलिक्यूल मौजूद था। और यही वो पल था जब ये इम्पॉसिबल लगने वाली डिस्कवरी दुनिया के सामने आई। दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें खास बात क्या है। शुगर तो हमारी रसोई में, हमारी चाय में हर दिन मौजूद है, लेकिन जो चीज इसे इतना रेवोल्यूशनरी बनाती है वो ये है कि यह शुगर कहीं धरती पर नहीं, बल्कि उस जगह मिली है जहां अभी तक कोई तारा नहीं बना, कोई ग्रह नहीं बना, सिर्फ ठंडी अंधेरी गैस और धूल के बादल है। और अगर वहां जीवन के निर्माण की सबसे जरूरी केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स में लाइफ बनने की प्रोसेस शायद हमारी सोच से कहीं पहले, कहीं ज्यादा आसानी से शुरू हो चुकी थी। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहला सवाल, यह शुगर है क्या? और इसकी खोज यूनिवर्स के किस एरिया में हुई? इस मॉलिक्यूल का नाम है एरिथ्रुलोज। यह एक 4 कार्बन शुगर है, यानी इसके स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में इसे एक मोनोसैकेराइड कहा जाता है, यानी सबसे सिंपल, सबसे बुनियादी तरह की शुगर। दिलचस्प बात यह है कि धरती पर यही मॉलिक्यूल आपको रास्पबेरीज जैसे रेड फ्रूट्स में प्राकृतिक रूप से मिल जाता है, और यह उन सेल्फ टैनिंग लोशंस में भी इस्तेमाल होता है जो लोग बिना धूप में बैठे टैन पाने के लिए लगाते हैं। यानी जो केमिकल आपकी स्किन क्रीम की बोतल में बंद है, वही चीज अब हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच तारों के जन्मस्थल में तैरती हुई मिली है। इस डिस्कवरी की जगह भी उतनी ही दिलचस्प है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे खोजा एक मोलेकुलर क्लाउड में। यह बादल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के बेहद पास स्थित है, वही इलाका जहां आकाशगंगा का सबसे घना, सबसे केमिकली रिच हिस्सा मौजूद है। इस बादल को एस्ट्रोकेमिस्ट्स के बीच पहले से ही एक गोल्ड माइन माना जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इसी बादल में दर्जनों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खोजे जा चुके हैं। लेकिन अब तक हर बार जब कोई नया मॉलिक्यूल मिलता था, वो लाइफ की किसी और जरूरी चीज का प्रीकर्सर होता था। कभी आरएनए के हिस्सों का, कभी एमिनो एसिड्स का, कभी प्रोटोलिपिड्स का। मगर एक चीज हमेशा हाथ से फिसल जाती थी, एक असली शुगर। अब सवाल यह उठता है कि साइंटिस्ट्स ये पता कैसे लगाते हैं कि हजारों प्रकाश वर्ष दूर किसी अदृश्य गैस के बादल में कौन सा मॉलिक्यूल मौजूद है। यहीं पर काम आता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी का जादू। हर मॉलिक्यूल, चाहे वो कितना भी छोटा या ठंडा क्यों न हो, घूमते और कंपन करते वक्त एक बेहद खास फ्रीक्वेंसी पर रेडियो वेव्स छोड़ता है, बिल्कुल किसी फिंगरप्रिंट की तरह, जो हर मॉलिक्यूल के लिए अलग होती है। इस रिसर्च टीम ने स्पेन के 2 सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया, येबेस का 40 मीटर टेलीस्कोप और आयरम का 30 मीटर टेलीस्कोप। इन दोनों ने मिलकर उस मॉलिक्यूलर क्लाउड से आ रही रेडियो सिग्नल्स की एक अल्ट्रा सेंसिटिव ब्रॉडबैंड सर्वे की, यानी उन्होंने फ्रीक्वेंसीज की एक बहुत बड़ी रेंज में बेहद बारीकी से हर छोटी से छोटी सिग्नल को पकड़ा। लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू होती है। स्पेस से मिली इन सिग्नल्स का कोई मतलब नहीं जब तक उनकी तुलना किसी नोन रेफरेंस से न की जाए। इसीलिए वैज्ञानिकों की एक और टीम यूनिवर्सिटी ऑफ द बास्क कंट्री की एक लैब में उन्होंने एरिथ्रुलोज मॉलिक्यूल को खुद लैब में तैयार करके उसकी एग्जैक्ट स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट माप ली। यानी उन्होंने पता लगाया कि अगर यह मॉलिक्यूल कहीं मौजूद हो तो उसकी रेडियो सिग्नल ठीक ठीक कैसी दिखेगी। जब स्पेस से आई सिग्नल्स को इस लैब वाली फिंगरप्रिंट से मिलाया गया तो पूरे 12 अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस एकदम सटीक बैठ गईं। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। यही वो सबूत था जिसने पुष्टि की, हाँ, यह वाकई एरिथ्रुलोज है और यह वाकई वहां मौजूद है। अब यहां एक इतिहास की बात समझनी जरूरी है ताकि यह डिस्कवरी पूरी तरह समझ आए। स्पेस में शुगर जैसे मॉलिक्यूल्स ढूंढने की कोशिश दशकों पुरानी है।
साल 2000 में एस्ट्रोनॉमर्स को इंटरस्टेलर स्पेस में पहली बार ग्लाइकोलाल्डिहाइड नाम का एक मॉलिक्यूल मिला था। यह भी एक शुगर जैसा कंपाउंड है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 कार्बन एटम्स होते हैं। और केमिस्ट्री की सख्त परिभाषा के मुताबिक किसी मॉलिक्यूल को असली शुगर कहलाने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम्स का बैकबोन चाहिए होता है। यानी ग्लाइकोलाल्डिहाइड तकनीकी रूप से शुगर नहीं था, बल्कि उसका एक करीबी रिश्तेदार था। फिर साल 2012 में टेलीस्कोप की मदद से यही ग्लाइकोलाल्डिहाइड एक बनते हुए तारे के एक प्रोटोस्टार के इर्द गिर्द भी खोजा गया, जो हमारे अपने सन जितने ही द्रव्यमान का एक युवा तारा था। इससे उम्मीद जगी कि शायद शुगर जैसे मॉलिक्यूल्स तारों के जन्म के दौरान भी बनते हैं। इसके बाद भी साइंटिस्ट लगातार खोजते रहे, सच्चे 3 कार्बन या उससे बड़े शुगर्स की तलाश में, लेकिन दशकों तक हाथ खाली रहा। इसी बीच एक दूसरी दिशा से भी सबूत मिलने लगे। जब नासा के ओएसआईरिस रेक्स मिशन ने एस्टेरॉयड बेनू से सैंपल धरती पर वापस लाए, तो उन धूल के कणों में भी शुगर्स मौजूद पाए गए, जिनमें रिबोस भी शामिल था, वही शुगर जो हमारे आरएनए का हिस्सा होता है। इस खोज ने यह साबित किया कि शुगर्स एस्टेरॉयड्स और मीटेराइट्स में मौजूद हो सकते हैं, और शायद इन्हीं स्पेस रॉक्स के जरिए यह शुगर्स नन्ही नई नवेली धरती तक पहुंचाए गए होंगे। लेकिन एक सवाल अब भी अनुत्तरित था। क्या यह शुगर सच में तारों के बीच खुले अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए भी मौजूद हैं, या यह सिर्फ एस्टेरॉयड्स के अंदर ही बनते हैं? यही वो गैप था जिसे एरिथ्रुलोज की इस नई खोज ने आखिरकार भर दिया। अब असली सवाल पर आते हैं, ये एरिथ्रुलोज वहां बना कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हिमेनेस सेरा की टीम ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर भरोसा नहीं किया, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सट्रेमादुरा और नेदरलैंड्स की राडबूड यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्स के साथ मिलकर क्वांटम केमिकल सिमुलेशंस भी की। नतीजा चौंकाने वाला निकला। परंपरागत सोच यह रही है कि इंटरस्टेलर मॉलिक्यूल्स आकार में बढ़ते हैं धीरे धीरे, एक एक करके कार्बन एटम्स जोड़ते हुए, यानी स्टेप बाय स्टेप, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखने जैसा। लेकिन एरिथ्रुलोज की बनावट ने इस सोच को उलट दिया। यह मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर मौजूद बर्फ के कणों, यानी आइसी डस्ट ग्रेन्स की सतह पर 2 अलग अलग सरल 2 कार्बन कॉम्पाउंड्स, यानी एल्कोहल्स और आल्डिहाइड्स के आपस में जुड़ने से सीधे बन जाता है। यह एक तरह की तेज डायरेक्ट रासायनिक प्रतिक्रिया है, न कि कोई लंबी धीमी सीढ़ी। और यहां एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। इस स्टडी में यह भी पता चला कि एरिथ्रुलोज अपने से छोटे 3 कार्बन वाले शुगर्स के मुकाबले कम से कम 8 गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जबकि उन छोटे शुगर्स का तो उस बादल में कोई निशान तक नहीं मिला। यानी बड़ा मॉलिक्यूल मौजूद है, लेकिन जो छोटा और सीधा सा रास्ता उस तक पहुंचने के लिए जरूरी माना जाता था, वो अनुपस्थित है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी सीढ़ी की दूसरी मंजिल तो भरी हो, मगर पहली मंजिल खाली मिले। यही विरोधाभास अब एस्ट्रोकेमिस्ट्स के लिए एक नई पहेली बन गया है, और यही वजह है कि एमआईटी के एस्ट्रोकेमिस्ट ब्रेट मैगवायर ने इस नतीजे को एन इनक्रेडिबली एक्साइटिंग रिजल्ट बताया। अब बात करते हैं इस डिस्कवरी के सबसे बड़े मायने की। आखिर इसका जीवन की उत्पत्ति से क्या रिश्ता है? शुगर सिर्फ मीठा स्वाद देने वाले मॉलिक्यूल्स नहीं है, यह जीवन के लिए बुनियादी निर्माण खंड है। यह एनर्जी को स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में काम आते हैं, और सबसे जरूरी बात, यह आरएनए और डीएनए की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा होते हैं। आरएनए में मौजूद होता है राइबोस, और डीएनए में मौजूद होता है उसका एक करीबी रिश्तेदार डीऑक्सीरिबोस। बिना शुगर के आरएनए या डीएनए जैसी कोई भी मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकती। तो अगर एरिथ्रुलोज जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर्स सितारों और ग्रहों के बनने से भी पहले सिर्फ ठंडी गैस और धूल के बादल में अपने आप बन सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन के लिए जरूरी रासायनिक सामग्री शायद धरती पर बनी ही नहीं, बल्कि वह अंतरिक्ष में पहले से मौजूद थी, और बाद में एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स के जरिए युवा ग्रहों तक, यानी शायद हमारी ही युवा धरती तक पहुंचाई गई। यहां यह समझना जरूरी है कि यह खोज सीधे तौर पर यह साबित नहीं करती कि अंतरिक्ष में कहीं जीवन मौजूद है। एरिथ्रुलोज से खुद जीवन नहीं है, न ही यह किसी जीवित प्रक्रिया का प्रमाण है, लेकिन यह इस बात का बेहद मजबूत संकेत है
कि जीवन के लिए जरूरी केमिकल इंग्रेडिएंट्स बनना कोई असाधारण धरती तक सीमित घटना नहीं है, बल्कि यह यूनिवर्स के बुनियादी सामान्य नियमों का हिस्सा लगता है कि सही तापमान, सही सतह और सही अणु मिले तो कॉम्प्लेक्स प्रीबायोटिक केमिस्ट्री अपने आप घटित हो सकती है, चाहे आसपास कोई तारा हो या न हो। तो अगली बार जब आप अपनी चाय में चीनी घोलें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, शायद यह मिठास उतनी धरती की नहीं जितनी हम समझते हैं। शायद इसकी जड़ें कहीं बहुत दूर तारों के बीच उस अंधेरे और ठंडे अंतरिक्ष में छिपी हैं जहां से हमारी पूरी कहानी शायद असल में शुरू हुई थी।